जानकी ने अपने बड़े बेटे विजय की शादी गांव में इसीलिए की थी क्योंकि जानकी का मानना था कि गांव की लड़कियां भोली भाली होती है। लेकिन जानकी जैसी बहू चाहती थी, रिंकू जानकी के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं थी। हम ठीक है पिताजी, आप कैसे हैं? अभी तो यहाँ का माहौल एकदम ठीक है। अरे हमारी सास के बारे में आप हमको भड़काई काहे रहे हैं? वो तो गाय है गाय। बहू किसका फोन था? समधी जी का? हाँ माँ जी, पापा का ही फोन था। कहिए तो बात करवाए क्या आपकी? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और विजय कब तक आएगा, कुछ बताया? आज बहुत लेट हो गया और अब तक आया भी नहीं। माँ जी वो तो आते ही होंगे। देवर जी तो कब का आ चुके हैं, घर में ही हैं। ठीक है बहू, तो रोहित को खाना दे दे, वो भूखा ही होगा। और तू भी खा ले, मैं तो खुद ही निकाल लूंगी। जी माँ जी, अभी देवत हैं देवर जी को खाना। अब रिंकू भी अपने देवर रोहित को खाना देने जाती है और खाना देकर जब रिंकू आने लगती है तो रिंकू का देवर रोहित रिंकू से कहता है, अरे भाभी, मुझे आपसे काम था। वो क्या है ना, 2 महीने बाद भैया का जन्मदिन है। वैसे तो वो अपना जन्मदिन मनाते नहीं, ना किसी पार्टी में जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप आ गई हैं तो भैया का ये पहला आपके साथ जन्मदिन है तो खास होना चाहिए। लेकिन अभी तो उनसे पहले हमारा जन्मदिन आने वाला है और हम अपने जन्मदिन को बहुत मिस करूंगी। जब भी हमारा जन्मदिन होवत है तो गांव भर के लोगों को खाना खिलावत है और उनके लिए जरूरत का सामान भी दिया जावत है। ओहो, अच्छा, तो ऐसे मनाते हैं आपके गांव में आपका जन्मदिन? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतना तो नहीं कर सकते हैं, पर आपका जन्मदिन सेलिब्रेट जरूर कर सकते हैं। रिंकू के पिता गांव के मुखिया थे। अब रिंकू ठहरी मुखिया की बेटी, तो ना तो वो ढंग से घर का काम करती और ना ही किसी से प्यार से बात करती। जानकी भी अपनी गांव वाली बहू से परेशान रहने लगी थी क्योंकि बहू के होते हुए भी उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता था। अरे राम रे राम जानकी, बहू के होते हुए तू किचन में क्या कर रही है? मैं ये क्या देख रही हूँ? अरे विमला धीरे बोल, अगर बहू ने सुन लिया तो खामखा बवाल कर देगी। तू कहना क्या चाहती है कि अगर तेरी बहू ने मुझे ये कहते सुन लिया तो बवाल होगा? अरे मैं भी विमला हूँ विमला, किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अरे विमला, तू मेरी बहू के बारे में जानती ही कितना है, बाद में तुझे सब बताऊंगी, अभी बस चुप हो जा। अरे जानकी देख, बहू को इतना भी सर पर मत चढ़ा कि कल को वो बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। बोलती रह तू, मैंने तुझे एक बार समझा दिया लेकिन तेरे समझ में कुछ नहीं आया। विमला की ये सारी बातें रिंकू सुन लेती है और वो हॉल में आकर विमला को देखकर कहती है, का बोली अभी हमारी सासू माँ को? आप हमारी सासू माँ को भड़का रही हैं कि वो हमसे काम करवाए। सुख दयाल मुखिया की बेटी अब रोटी बनाएगी। बहू, इसे कुछ नहीं पता, अभी ये अनजान है, मैं इसे एक दिन सब अच्छे से बता दूंगी बैठकर। जानकी तू डर मत, तेरी विमलू तेरे साथ है ना। और ये आज की आई बहू तुझे बोलेगी, मुझे बोलेगी, अपने आप को समझती क्या है ये? अभी लाते हैं हम अपना बंदूक और एक ही गोली में तुम्हारा राम नाम सत्य कर देते हैं। अरे बहू, ये थोड़ी पागल है, तो इसकी किसी भी बात में मत आ। बहुत समय पहले इसके पति इसकी आंखों के सामने ही मर गया था, उसके बाद से ही ये किसी से पंगे लेने लग जाती है। जाने दे, तेरी सास समान है, माफ कर दे। जानकी ये सब तू क्या बोले जा रही है? मेरा बूढ़ा तो एकदम ठीक है और मैं पागल कुछ भी। और बहू तू बंदूक निकालने की बात कर रही है ना, निकाल। वैसे मैं भी देखूं कितने बड़े बाप की बेटी है तू। बाप पर मत जा रे बुढ़िया, समझी? अरे ये सच में अपनी तकिया के नीचे बंदूक लेकर सोती है, तभी तो मेरा फूल सा बेटा इसके पास भी नहीं जाता। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि ना जाने मैं ऐसे में दादी कैसे बनूंगी। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तू तो मुझे किसी दिन मरवा ही देगी। विमला को जब ये पता चलता है कि जानकी की बहू सीधी साधी जरूर दिखती है लेकिन वो वैसी है नहीं, तो वो भी जानकी के घर आना जाना कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित अपनी भाभी के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था, जिससे रिंकू अनजान थी। लेकिन एक रोज रोहित अपनी माँ जानकी से कहता है, माँ, वो क्या है ना, कल भाभी का जन्मदिन है और मैं सोच रहा हूँ कि हम भाभी का जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट करें। अरे जन्मदिन मनाना ही है तो शांति से मना लो, घर में एक केक काट कर। मुझे ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगी। माँ, लेकिन भाभी भी तो अपना जन्मदिन मिस कर रही होंगी ना।
तो मैंने कब कहा कि मैं तुझे जन्मदिन मनाने नहीं दे रही। बस मुझे शांति चाहिए, बाकी तुम लोग घर में कुछ भी करो। और तू तो बहू को जानता है। अच्छा ठीक है, हम आराम से मना लेंगे जन्मदिन। अब तो खुश। अब अगले दिन ही रोहित अपनी भाभी के लिए केक लेकर आता है और रात के करीब 12 बजे अपनी भाभी के कमरे में पहुंचता है और जोर जोर से हैप्पी बर्थडे बोलकर अपनी भाभी रिंकू को विश करने लगता है। हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है? कौन है? सामने आओ। अरे देवर जी, आप अभी तो हम आपको गोली ही दाग देते। आप भी का रात में डरा रहे हैं हमको। भाभी, मैं तो आपको जन्मदिन की बधाई देने आया था, अब तो आप बंदूक नीचे कर दीजिए। अरे बुड़बक, अब आप हमका ऐसे डराओगे? अगर हम आप पर एक गोली दाग दिए होते तो अभी आपका टाई टाई फिस हो गया होता। जी भाभी, ये आपका केक, अब केक काटें? आपका मुंह बता रहा है आप डर गए हो। ये सब छोड़ो, केक कट करो। आपको भी हम एक सरप्राइज देते हैं। जी भाभी, चलिए केक काटते हैं। वैसे भैया आज नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें आज तो यहाँ होना चाहिए था। आपके भैया को तो हमारे पास आने में डर लगत है, तो ऊ का हमारा जन्मदिन मनाएंगे। भाभी सच कहूँ तो डर तो मुझे भी लगता है आपसे। रोहित का लाया हुआ केक काटने के बाद रिंकू अपनी अलमारी से एक बियर की बोतल निकालती है और रोहित को किचन से ग्लास लाने को कहती है। भाभी, आज पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ये बियर पी रहा हूँ। भाभी, आप ग्रेट हो, ग्रेट। देवर जी, हमको लगत है कि आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अपने कमरे में जाकर सो जाइए। अरे भाभी, अभी नहीं, अभी तो भाभी जी के जन्मदिन की शुरुआत हुई है। अभी तो मैं 12 बजे तक आपके लिए यहीं पर उपस्थित हूँ। हमको तो लगा हमारा जन्मदिन सूखा सूखा जाएगा, लेकिन नहीं। जिसके पास ऐसा देवर हो, उसका जन्मदिन रूखा सूखा कैसे जा सकता है। अब दोनों देवर भाभी घंटों बैठकर बातें करते हैं और बियर पीते हैं। लेकिन जब रिंकू को पूरी तरह से नशा चढ़ जाता है तो वो अपने तकिए के नीचे रखी हुई गन को निकालती है और अपने घर की बालकनी में पहुंचती है। रिंकू के पीछे पीछे रोहित भी था। आज रिंकू का जन्मदिन है। सुना मोहल्ले वालों, आज रिंकू का जन्मदिन है। अरे क्या बात है भाभी, आपने तो अपने जन्मदिन को और भी खास बना दिया। लीजिए देवर जी, आप भी एक दो गोली छोड़िए। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं आता ये सब, मुझे डर लगता है इन सब से। ये सब तुम क्या कर रहे हो रोहित? ये गोलियां तू छोड़ रहा है और तूने पी रखी है। मैं भी माँ जी, मैंने भी पी रखी है और हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बहू, तू अंदर चल और पूरा मोहल्ला देख रहा है तुझे। अगर किसी भी तरह का कोई ड्रामा हुआ तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। अब अगली सुबह ही जानकी के घर पुलिस आती है और रोहित को पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद जानकी अपनी बहू रिंकू पर बरस पड़ती है। बहू, तुझे मैंने मना किया था ना, ये शहर है, तेरा गांव नहीं जो कुछ भी चलेगा। अब देख, रोहित को पुलिस ले गई, जबकि गोलियां जश्न में तू चला रही थी। अरे माँ जी, अभी हम अपने पापा को फोन लगाते हैं। वो तो एक ही फोन पर ही देवर जी को छुड़वा लेंगे। और होता भी कुछ ऐसा है। रिंकू अपने पिता को कॉल करती है और रिंकू के देवर को रिंकू के पिता के कहने पर पुलिस छोड़ देती है। लेकिन उस दिन के बाद से रिंकू संभल जाती है, क्योंकि रिंकू के पिता रिंकू को सबके साथ प्यार से और मिलजुल कर रहने को कहते हैं और रिंकू भी अपने पिता की बात को मानती है। हर्षिता कॉलेज के एग्जाम में पास होने की खुशी में हलवाई की दुकान पर जाती है और वहाँ रखी सभी मिठाइयों को देखते हुए उसकी नजर कोने में पड़े छोटे रसगुल्लों पर जाती है और वो दुकान के मालिक को आवाज लगाते हुए कहती है, हलवाई अंकल, ओ हलवाई अंकल, कहाँ हो? अरे दुकान पर कोई है या नहीं? उसकी आवाज सुनते ही काउंटर पर मोहित नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, जी आपके हलवाई अंकल तो यहाँ नहीं है, आप मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? ओहो, अभी मिठाई की दुकान पर भाजी तो मांगूंगी नहीं, मिठाई ही लेने आई हूँ। हाँ, लेकिन मिठाई का नाम बताएंगी तभी तो दूंगा ना। बताइए क्या चाहिए? कलाकंद, बर्फी, काजू कतली, लड्डू? ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस 1 किलो गुलाब जामुन दे दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ। हर्षिता फोन में बिजी हो जाती है और मोहित उसे गुलाब जामुन पैक करके दे देता है और वो पैसे देकर चली जाती है। कुछ देर में जब वो घर आती है
तो जाते ही अपनी माँ को जोर से गले लगाती है। तभी उसकी माँ राम प्यारी कहती है, हाय दैया, तू गले लगा रही है कि मुझे दबोचकर मारने की कोशिश कर रही है? छोड़ मोए। ओहो माँ, मैं तो आपको खुशी से गले लगा रही हूँ। ये लो मिठाई खाओ, मैं पास हो गई। हाय राम जी, तो चमत्कारी हो गयो। मेरी लल्ली पेपरन में पास हो गई। लाला मिठाई ला। हाँ खा लो, लेकिन पहले मुझे खिलाना। वो क्या है ना, मेरी फेवरेट मिठाई है। तभी हर्षिता से मिठाई का डब्बा लेकर राम प्यारी उसे खोलती है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल कर उसे खिलाने लगती है। जैसे ही हर्षिता मिठाई खाने के लिए मुंह खोलती है तो मिठाई देखकर कहती है, एक मिनट, ये तो काले वाले हैं। मैंने उस चपड़ गंजू को सफेद वाले देने को कहा था। यही मैं भी सोच रही थी, तुझे तो सफेद बालों भातो है, जे काले वाले कहाँ से उठा लाई? ओहो, इस मिठाई वाले की तो सफेद दिखाकर काला पैक कर दिया। माँ, अभी इसे वापस करके आती हूँ। अरे ठहर जा, कहाँ को भागी चली? हर्षिता अपनी माँ की बात सुने बिना ही हलवाई की दुकान पर जाती है और उसके पीछे पीछे राम प्यारी भी वहाँ आती है। तो गुस्से में हर्षिता मोहित से कहती है, अरे इतना बड़ा मिष्ठान भंडार खोल कर बैठे हो, देख कर मिठाई नहीं दी जाती? मैंने कौन सी मिठाई मांगी थी और कौन सी थमा दी मुझे? जो कहा था वही तो दिया, गुलाब जामुन ही तो मांगे थे आपने। हाँ, लेकिन काले नहीं, सफेद वाले कहे थे। सफेद गुलाब जामुन, ये मिठाई कौन बना गया? हाय दैया बेटा, वो जेदा रसगुल्ले की बात कर रही है और बैल बुद्धि की मनपसंद मिठाई है, लेकिन नाम से भी अनजान है। जे वो रसगुल्ले होवे है, गुलाब जामुन नहीं। अरे नाम में क्या रखा है, रसगुल्ले, याद नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, ये अकेले आपकी नहीं, बहुत लोगों की दिक्कत है। अभी पक्का बताइए चाहिए क्या? मिठाई, वो भी सफेद वाली। तभी मोहित उसे रसगुल्ले पैक करके दे देता है और वो घर जाकर पहले खुद 2 रसगुल्ले खाती है और फिर अपनी माँ को खिलाती है। और अगले ही दिन डब्बे में से सारे रसगुल्ले हर्षिता टहलते हुए खा जाती है। हर्षिता को मिठाई में रसगुल्ले बहुत पसंद थे। हालांकि वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले के नामों में कंफ्यूज हो जाया करती थी, जैसा कि आमतौर पर लोग हो जाया करते हैं, लेकिन स्वाद उसे रसगुल्लों का ही भाता था। एक रोज जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसका बड़ा भाई अखिल, जो कि ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, वो घर वापस आ चुका है। तो वो खुशी से कहती है, तो आप लौट आए। पता है माँ, मैंने आपको कितना याद किया। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ मेरे लिए क्या लाए? ओ महान आत्मा, मैं काम करने के लिए बाहर गया था, घूमने के लिए नहीं गया था जो वहाँ से तेरे लिए कोई निशानी लेके आऊँ। अरे तू तो कह रहा था कि जाके लिए कुछ खाने को लाया है गो, फिर कहाँ गयो? माँ आप भी ना, आपने पहले ही बता दिया, थोड़ा तरसाने तो देती। अभी हो गया तो लाओ, क्या लाए हो खाने को? तभी अखिल अपने बैग से एक स्पंज रसगुल्ले का डब्बा निकालकर उसे देते हुए कहता है, ये ले तेरे मनपसंद रसगुल्ले। और लेकिन ये स्पंज वाले हैं जो यहाँ की दुकानों में नहीं मिलते। स्पंजी रसगुल्ले? अच्छा माँ, कटोरी चम्मच तो लाना जरा, मैं भी तो खा के देखूं। ओहो लल्ला, जाने 2 दिन पहले ही रसगुल्ले खाए होते, अभी तू भी जे रसगुल्ले ले आयो। हर्षिता एक बार में सारे न खाइयो, मैं कटोरी लाती हूँ। राम प्यारी किचन से कटोरी चम्मच लेकर आती है और तीनों एक साथ स्पंज रसगुल्ला खाते हैं। तभी रसगुल्ले को चबाते हुए हर्षिता कहती है, भैया ये स्पंजी रसगुल्ले को कितना चबाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है गाय की तरह जुगाली कर रही हूँ। सही कहते हैं लोग बाग, बंदर को अदरक भातो ना है। अरे जे महंगे और बड़े वाले रसगुल्ले हैगे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। ओहो माँ, मैंने कब कहा कि अच्छे नहीं हैं? देखो ना, मुंह में डालते ही चाशनी बाहर आ गई, पर बहुत मीठे हैं, मजा आ गया। तूने कभी खाए नहीं थे ना, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए लेके चलूं। ना ना, एक बहुत है, बाकी खाने के बाद खा लिए। लल्ला तुझे ना पता, जे अभी सारे रसगुल्ले लपेट जाएगी तो पता भी ना चलोगी, रसगुल्लों की चटोरी होगी है। इतना कहकर उसकी माँ रसगुल्ले का डब्बा उठाए रसोई की तरफ चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली शुमोना उसके घर लड्डू ले आती है और आवाज लगाते हुए कहती है, काकी की धौर है तुम। ए बंगाली सखी, कैसे आना हुआ, क्या लाई है? हाँ बोल, का हो गयो, काहे मोहे याद कर रही है बंगालन? काकी के मोना छो, हम आपको खुशी का लड्डू खिलाने आया है। वो हमारी बऊदी को लड़का हुआ है, हम बुआ बन गया। अरे कम बुद्धि, वो बन गया ना, बन गई हो तो है। एक ही बात होता है आंटी। ले हर्षिता, लड्डू खा। ओ शुमोना, ये लड्डू ये नहीं खाती, लाना ही था तो रसगुल्ला लाती। उड़ी बाबा,
रसगुल्ला तो हमारे बंगाल में एकदम भालो मिलता है। हम बंगाल जाएगा तो तुम्हारे लिए 1 हांडी रसगुल्ला लाएगा। बताओ अभी, रसगुल्ले खाने के लिए मैं इसके बंगाल जाने का वेट करूं? तू तब तक लड्डू ही खिला दे। इतना कहकर वो झट से एक लड्डू उठाकर खा जाती है। शुमोना और उसकी माँ ये हरकत देखकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हर्षिता मोहित की दुकान के पास से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रसगुल्लों पर जाती है और वो खुद से कहती है, ओ वाओ, सफेद गोल गोल मिठास से भरे हुए रसगुल्ले कितने मस्त हैं। उस दिन इनके नाम के चक्कर में मैंने उस लड़के को बुरी तरह सुना दिया था। उससे जाकर सॉरी कहना चाहिए। तभी हर्षिता दुकान में जाती है तो उसे देखकर मोहित कहता है, अरे आप आज क्या लेने आई हैं? काले वाले रसगुल्ले या सफेद वाले गुलाब जामुन? चलिए, अपनी उस गलती की वजह से मैं आपको याद तो हूँ। वैसे मैं मिठाई लेने नहीं, आपसे उस दिन के लिए माफी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं, इंसानों से ही तो गलती होती है। लेकिन फिर भी अगर आप माफी चाहती हैं तो आपको मेरा बनाया केसर वाला रसगुल्ला खाना होगा। क्यों नहीं, रसगुल्ला तो कैसा भी खा सकती हूँ मैं, मना करती ही नहीं। तभी मोहित उसे एक केसर वाला रसगुल्ला खाने को देता है। कुछ देर में बातों बातों में दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। समय बीतता है और दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। अब जब भी हर्षिता को मिठाई लेनी होती तो वो मोहित की दुकान पर आ जाया करती। ऐसे ही एक दिन मोहित हर्षिता को कॉल कर एक रेस्टोरेंट में आने को कहता है। हर्षिता तैयार होकर वहाँ समय से पहले पहुँच जाती है। तभी कुछ देर में वहाँ मोहित सूट बूट में तैयार होकर आता है और घुटने के बल बैठ जाता है। ये देखकर हर्षिता शर्मा जाती है, लेकिन जैसे ही वो फूल की जगह एक छोटे से कपड़े से ढका हुआ मटका आगे करता है, हर्षिता हैरानी से उसे देखकर कहती है, इस मटके में क्या मैं चिल्लर रखूं? मटका देकर कौन प्रपोज करता है? अरे हर्षिता, हलवाई का बेटा हूँ, कुम्हार का नहीं। मटके से कपड़ा हटाकर देखो, तुम्हारे लिए एक छोटा मटका भर के बंगाल के बादाम वाले रसगुल्ले लाया हूँ। ये खाओगी ना तो झट से मेरे गले लग जाओगी। तभी हर्षिता मटके को अपने हाथ में लेती है तो वो ठंडा लगता है और उस पर रखा कपड़ा हटाती है तो उसमें बहुत सारे रसगुल्ले होते हैं। वो मटके में से एक रसगुल्ला निकाल कर खाती है और खुशी से मोहित को गले लगाकर कहती है, तुम्हारा ये रसगुल्ले वाला प्रपोजल मुझे मंजूर है। मोहित, आई रसगुल्ला यू। आई लव यू मेरी रसगुल्ला लवर। इतना कहकर दोनों मटके से एक एक रसगुल्ला निकालकर एक दूसरे को खिलाते हैं। अनिल और उसकी बीवी दीपा कहने को तो साथ रहते थे, लेकिन उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। दीपा तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि उसकी शादी बाकी शादियों की तरह बनी रहे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अनिल की शादी से पहले ही एक मीनू नाम की लड़की से दोस्ती थी, यानी वो उससे प्यार करता था। लेकिन अपनी माँ की मर्जी की वजह से वो दीपा से शादी कर लेता है। लेकिन जब बात उसके हाथ में नहीं रहती तो वो तंग होकर मीनू से दूसरी शादी कर लेता है और शादी के बाद वो उसे लेकर अपने साथ घर आता है और दीपा और अपनी माँ को बताते हुए कहता है, माँ, ये आपकी बहू है, मैंने इससे दूसरी शादी की है, अभी हमारे साथ ही रहेगी। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? एक बीवी पहले ही घर में बैठी है और तू दूसरी बीवी को ले आया। तूने ये नहीं सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? माँ, मैंने दीपा से शादी बस आपके बोलने से की थी, वरना तो मैं दीपा से शादी भी नहीं करता। लेकिन मैं मीनू के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की कि ना करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया और मैंने इससे शादी कर ली। और मेरा क्या, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मेरे बारे में थोड़ा तो सोच लेते। अब मैं क्या करूँ? दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, पर आपका अनिल पर मुझसे ज्यादा हक है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहले तो मेरा घर तोड़ दिया और अब बोल रही है कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। पहले तो बस ये मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये तो मेरे सामने ही एक दूसरी औरत के साथ रहेंगे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो। ऐसे कैसे साथ रहेंगे? भले ही मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन पहला प्यार तो आपका मैं ही हूँ। तो आपकी ये पहली पत्नी ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रहेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है मीनू के साथ एक ही घर में रहने में। आप कम से कम मेरी परवाह तो कर रहे हैं ना। मैं इसी में बहुत खुश हूँ और अब मैं इसी घर में रहूंगी।
ठीक है फिर, अगर तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं है एक साथ रहने में, तो मेरा क्या है, मैं क्या ही बोलूं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, एक घर में तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ ही समय के लिए। फिर तो मैं इसे घर से निकाल ही दूंगी। देखती हूँ मैं भी कि ये दोनों कैसे साथ रहते हैं। चलो ये भी ठीक है, अब ये घर में ही रहेगी तो मैं अनिल के साथ रोमांस करूंगी और दीपा घर का काम कर लेगी। अरे तुम दोनों कहाँ खो गई? क्या सोचने लग गई तुम दोनों अब? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये बोल रही थी कि शादी हो गई है, अब मेरी सौतन घर में आई है तो सारी रस्में भी तो होंगी ना। हाँ, अब तो यही करना है बस। बेटा दूसरी बीवी लाया है और तू उसकी नुमाइश कर, है ना? अगर रस्में नहीं होंगी तब तो इनकी सुहागरात भी हो जाएगी आराम से। अभी तक तो मेरी सुहागरात नहीं हुई तो इसकी कैसे होगी? अरे नहीं दीदी, आप लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब बस ये सब मत करो अनिल, मैं बस आपके साथ थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहती हूँ। ऐसे कैसे? अभी नई नई शादी हुई है, बाहर वालों का तो ना सही, कम से कम हम घर वालों के बीच में तो सारी रस्में होनी ही चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, हम सारी रस्में घर में ही कर लेंगे। माँ, इन सब की क्या ही जरूरत है? शादी हो गई, आप लोगों ने अपना बना लिया, बस यही बहुत है। अब रस्में करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक रस्में नहीं होंगी तब तक आप दोनों की सुहागरात भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कर लो सारी रस्में। अब खुश? इतना बोलकर दीपा मीनू को शादी के बाद की सभी रस्मों में बिजी करके खुद अनिल के साथ समय बिताने लगती है और उसको बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करती है। लेकिन रस्में भी कब तक चलती? थोड़ी देर बाद तो सारी रस्में खत्म हो जाती है। रस्में खत्म होने के बाद अनिल और मीनू अपने कमरे में जाते हैं और अनिल जैसे ही मीनू को अपनी बाहों में भरता है, तभी वहाँ दीपा खाना लेकर आती है और बोलती है, अरे आप दोनों भूखे ही रहेंगे क्या? कुछ खाना वाना तो खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, खाना यही रख दो, हम दोनों खा लेंगे बाद में। तुम मेरी सौतन बस बोलने के लिए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानती हूँ। मैं तुम्हें खाना खिला कर ही जाऊंगी, बाद में क्या पता तुमने खाया हो या नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं अनिल के साथ बाद में आराम से खा लूंगी। आप भी तो थक गई होंगी ना, आप जाओ खाना खा लो। हाँ बात तो सही बोल रही हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले क्या ही खाऊंगी, मैं यही तुम्हारे साथ खा लेती हूँ। इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। अरे तुम्हें अभी सारी बात करनी है क्या? बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। अभी कौन सी ट्रेन छूट रही है? आप भी कैसी बात करते हो? जब मेरी सौतन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? चलो बैठो खाना खाते हैं। मुझे पता है ये सब जानबूझकर कर रही है। कोई नहीं, जल्दी ना मैं ये खाना खाकर इसे भगाती हूँ। तीनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मीनू दीपा को उसके कमरे में भेज देती है और अपने कमरे में जाकर दीपा कहती है, अब क्या करूं? इतनी देर तक तो किसी न किसी बहाने से इनकी सुहागरात रोक दी, लेकिन अब क्या करूं? दीपा अपना दिमाग लगाने के बाद दूध में जमाल गोटा मिलाकर वापस उनके कमरे में आकर कहती है, अरे आज तो मीनू की सुहागरात है तो दूध तो बनता ही है ना। हाँ लेकिन दूध तो लड़का पीता है ना, तो आप मुझे क्यों बोल रही हो? तो क्या हुआ, जरूरत तो तुम्हें भी है ना दूध की। चलो अब ये दूध एक सांस में पी जाओ। पी लो मीनू, नहीं तो ये यहीं खड़ी रहेगी। दीपा मीनू को दूध पिलाती है और उन्हीं के कमरे के बाहर जाकर छुपकर खड़ी हो जाती है। अनिल और मीनू आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी मीनू के पेट से आवाजें आती हैं और मीनू अपना पेट पकड़कर भागते हुए वॉशरूम जाती है और उसके वॉशरूम जाने की आवाज सुनकर दीपा वापस कमरे में आकर अनिल से कहती है, क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई भाग रहा हो। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी तक तो सब ठीक ही था, लेकिन अचानक से मीनू भागते हुए वॉशरूम में गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वॉशरूम से पेट पकड़े हुए मीनू बाहर आती है और उसे देखकर दीपा कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम ऐसे भागते हुए क्यों गई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, मेरे पेट में अचानक से ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाय हाय, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलते हुए मीनू फिर से भागकर वॉशरूम जाती है। काफी देर तक जब मीनू ऐसे ही अंदर बाहर करती है,
तो दीपा अनिल से कहती है, अरे शायद मीनू का पेट खराब हो गया है, इसलिए तुम्हारे साथ समय बिताने से ज्यादा वॉशरूम में समय बिता रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ही खा लिया होगा। कोई बात नहीं, अब तो लगता है शायद आज पूरी रात मीनू का अंदर बाहर चलता ही रहेगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। हाँ ठीक बोल रही हो, चलो वहीं सो जाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुमसे थोड़ी बहुत बात भी होने लग गई है, वरना पहले तो ना बात होती थी और ना ही कुछ। कोई बात नहीं, रात भी है और बात भी, अब बातें करनी हो तो कर लेना। चलो तुम्हारे कमरे में ही, मीनू से कल बात कर लूंगा, तब तक शायद वो भी ठीक हो जाए। चलो भला हो मेरी सौतन का, आज उसकी वजह से ही सही, उसकी सुहागरात को तो पता नहीं, लेकिन मेरी सुहागरात के पूरे पूरे चांस हैं। दीपा और अनिल दोनों कमरे में चली जाती है और वहाँ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। और यहाँ मीनू वॉशरूम में समय बिताती है। मीनू यहाँ जिसका इतना इंतजार कर रही थी, वो रात तो आती है और मीनू ने गुजारी भी, लेकिन वॉशरूम में। ऐसे ही अब दोनों घर में एक दूसरे की बराबरी करती रहती और नोकझोंक के साथ घर में खुशी खुशी रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।